हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे बेटा कंटेंट की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है, प्लस प्री क्यू भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने सबसे जो लेटेस्ट पेपर था 1 मार्च 2026 का, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज हम बेटा 8 फरवरी 2026 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी वीडियो बेटा इसमें मिस मत कीजिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए विदाउट एनी डिले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब दी गई है ए बी सी एंड डी, और सबके अंदर क्या है, अगर अलग अलग तरह के लिक्विड्स हैं। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर बेटा ग्लूकोज सोल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर टर्मरिक सोल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब सी के अंदर डिटर्जेंट का सोल्यूशन है, और टेस्ट ट्यूब डी के अंदर हमारा बेटा प्योर वाटर है। तो हमारे को बताना है कि लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर और फिनोल्फिन पे बेटा क्या असर होगा। तो ये जानने के लिए कि क्या असर होगा, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन होते कैसे हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जो ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है, जो ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है। जो टर्मरिक होता है, हल्का सा एसिडिक होता है, हल्का सा स्लाइटली एसिडिक। ठीक। उसके बाद डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो होता है बेटा, डिटर्जेंट, ये हमारे कैसे होते हैं, दीज आर द बेसिक। ठीक है। और प्योर वाटर कैसा होता है, प्योर वाटर क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। चलिए अब हम चेक करते हैं क्या बोला गया है। सबसे पहले हम ए की बात करेंगे, यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। किसकी, ग्लूकोज की। लेट्स सी ग्लूकोज। अभी हमने बोला ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। अगर बेटा न्यूट्रल है तो सीधी सी बात है, ब्लू लिटमस हमारा ब्लू में ही रहेगा। ठीक है। रेड लिटमस हमारा बेटा ब्लू में चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस हमारा चेंज नहीं होगा ब्लू में, रेड का रेड ही रहेगा। और आपको पता होगा जो फिनोल्फिन होता है बेटा, वो बेस में पिंक देता है और एसिड में और न्यूट्रल में कलरलेस रहता है। ठीक है, न्यूट्रल में कैसा रहता है, कलरलेस। तो अब यहाँ पे बेटा सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। तो ये पिंक में नहीं चेंज होगा, बल्कि क्या रहेगा, कलरलेस। तो ये वाला ऑप्शन तो बेटा खत्म हो गया, करेक्ट। सो आपका 1 तो होगा नहीं, तो 1 वाले काट दो, ये दोनों कट गए। नेक्स्ट है आपका बी। बी क्या है मेरा, एसिडिक, टर्मरिक इंडिकेटर होता है मेरा। एसिडिक होगा तो आपको पता है बेटा, एसिड के केस में क्या होता है, ब्लू लिटमस हमारा किस में चेंज होता है, रेड में। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस है, रेड में चेंज होगा। रेड लिटमस रेड में ही रहेगा। और क्योंकि ये टर्मरिक क्या है मेरा, एसिडिक है, एसिडिक में क्या होता है, कलरलेस। तो बेटा ये कलरलेस रहेगा, इसका मतलब ये 2 सही है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर है। सी क्या है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कैसा होता है, बेसिक। तो बेसिक के अंदर बेटा ब्लू ब्लू में रहेगा। ठीक है। उसके बाद रेड रेड में कहते हैं, और बेस में बेटा ये कहते हैं कि पिंक में चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बेटा प्योर वाटर, जो कि क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में, न्यूट्रल के केस में देखिए क्या होगा, क्या न्यूट्रल के केस में ब्लू लिटमस ब्लू में रहेगा। ठीक है। बेस के, न्यूट्रल के केस में बेटा रेड रेड में ही रहेगा, ना कि ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बेस नहीं है। बेस होता तो ब्लू में चेंज हो जाता है, लेकिन ये बेस नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो रेड रेड में रहेगा। और फिनोल्फिन न्यूट्रल के केस में कलरलेस रहता है, तो यहाँ पे ये गलत होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, डी वाला भी। तो ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, sample of 4 metals A, B, C and D were added to the following solution separately. The result observed are shown below. What is the order of reactivities of this metal? हमें बेटा order of reactivity बतानी है metal की। तो ये हमारे क्या है बेटा, metals हैं A, B, C, D। ठीक है। हमें reactivity बतानी है। अब देखो इन्होंने बोला जो metal A है, आयरन सल्फेट के अंदर बेटा कोई आपका चेंज नहीं आया, तो सीधी सी बात है कि ये जो ए है ये स्ट्रॉन्ग है आयरन से। कॉपर के में ग्रीन डिपॉजिट आया है। ठीक है। जिंक में आपका कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ।
तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा मेटल ए है, ठीक है, मेटल ए क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव है किससे, लेस रिएक्टिव है आयरन से, क्योंकि इसने आयरन को रिप्लेस नहीं करा। फर्स्ट वाले का कंक्लूजन ये निकला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, बी, अ ग्रे डिपॉजिट, यानी कि कुछ तो चेंज हुआ है बी के अंदर, ग्रे डिपॉजिट आया है, तो इसका मतलब उसने आयरन को रिप्लेस करा, तो जो बी है वो आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिंस इट इज ब्राउन डिपॉजिट, और जिंक से कम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, सी, इसने बेटा कॉपर को नहीं डिस्प्लेस करा, आयरन में भी कोई चेंज नहीं हुआ, जिंक के साथ कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो सीधी सी बात है बेटा कि आपका जो सी है सबसे लेस रिएक्टिव होगा, सी हमारा सबसे लेस रिएक्टिव होगा, मतलब कॉपर से भी लेस होगा, कॉपर से कम रिएक्टिव है सी, तो यहाँ मैं सी लिख देती हूँ। मेटल डी में क्या है कि जो डी है बेटा, यहाँ से इसने डी ने क्या करा, आयरन को रिप्लेस करा, तो ब्राउन डिपॉजिट आया, तो इसका मतलब जो डी है वो आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। और क्या है, यहाँ इसके साथ रिएक्शन ही नहीं हुई, और जिंक के साथ क्या है, अ वाइट कोटिंग ऑन द मेटल, मेटल पे क्या है, ये वाइट कोटिंग आई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी ने आयरन को डिस्प्लेस करा। सो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए अप्रोच क्या रहेगा, अप्रोच ये रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक मेटल ए है, ठीक है, मेटल ए बेटा जब हम आयरन में देखते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, कॉपर में देखते हैं तो ग्रीन डिपॉजिट आ जाता है, तो इसका मतलब जो ये मेटल ए होगा वो आयरन से तो बेटा कम लेस रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बात मुझे पता चल चुकी है। दूसरा क्या है, मैं मेटल बी की तरफ जाती हूँ, तो मेटल बी क्या करता है बेटा, आयरन को भी डिस्प्लेस करता है और कॉपर को भी, तो इन दोनों से मुझे एक बात तो पता चल गई कि आयरन ए, क्योंकि जो बी है बेटा वो आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ए नहीं कर रहा, तो जो ए होगा वो लेस रिएक्टिव होगा बी से, यानी कि ए मेरा लेस रिएक्टिव होगा बी से, तो कहीं ना कहीं बेटा बी मेरा स्ट्रांग होगा। अब आ जाओ सी पे आते हैं, आगे सी में बोला हुआ है बेटा कि ये कॉपर को भी नहीं डिस्प्लेस कर सकता, है ना, तो इसका मतलब क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो मुझे एक बात पता चल गई, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो या तो वो क्या है, सी की कैटेगरी में ही होगा, कहीं ना कहीं सी से कम भी हो सकता है या सी से ज़्यादा भी हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर मैं डी की तरफ जाऊं, तो डी में लिखा है कि बेटा ये आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद बेटा जिंक को भी डिस्प्लेस कर रहा है, पहले आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आयरन को डिस्प्लेस बी भी कर रहा था, डी भी कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बी और डी भी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, जो डी है वो जिंक को भी रिप्लेस कर रहा है, लेकिन आयरन जो बी है वो आपका जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि डी बी से स्ट्रोंगर है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल चुकी है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यहाँ पे डी है, उसके बाद बी है, उसके बाद मेरा बेटा ए हो सकता है या सी हो सकता है, तो हम इन दोनों से देखते हैं बी डी कहाँ पर है, बी डी, बी डी देखो मेरे पास ऑप्शन में कहाँ है बेटा, बी सबसे डी, यानी कि बी और डी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन मेरे कट जाते हैं, अब बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर वन भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर टू भी ठीक हो सकता है, एक बार और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ए पहले आना चाहिए या सी, ठीक है, अब ए और सी में देखते हैं, देखिए ए में क्या है बेटा, ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, लेकिन सी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ए आपका बेटा क्या है, ए आपका कॉपर को हटा रहा है लेकिन सी नहीं हटा रहा, तो इसका मतलब ए क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है सी से, तो इसका मतलब क्या है बेटा, सी हमारा सबसे वीक है, उसके बाद ए बी डी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर वन विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर, साइंस टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बेटा इसमें से कौन सा चीज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, नहीं पूछा हुआ है,
Cultivation of hobbies in areas related to science such as robotics and electronics. हॉबीज जनरेट करना, कल्टिवेट करना साइंस से रिलेटेड एरियाज में जैसे रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में. रेगुलर मीटिंग विद द टीचर्स फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल्स, जो आसपास के स्कूल्स के टीचर्स हैं उनके साथ बेटा मीटिंग कंडक्ट करना. रेगुलर रीडिंग ऑफ साइंस कंटेंट गिवन इन द साइंस टेक्स्ट बुक. एक बात बताइए बेटा कि अगर हम जो साइंस टेक्स्ट बुक्स दी हुई है बार बार उसी को आपका कंटेंट को रीड करते रहेंगे तो क्या उससे कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा टीचर का? नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मैचिंग है. बेटा कुछ हॉर्मोन्स दे रखे हैं, उसके सामने उनसे उसकी होने वाली डिजीज दे रखी है. तो देखते हैं बेटा किस डिजीज से क्या होता है. तो देखिए आप सभी को पता है बेटा इंसुलिन का रिलेशन किसके साथ है? डायबिटीज के साथ है. इंसुलिन का रिलेशन किसके साथ है? डायबिटीज के साथ होता है. थायरॉक्सिन का रिलेशन होता है बेटा गॉइटर नाम की जो बीमारी होती है उससे होता है. ठीक है. उसके बाद में जो एड्रिनल हार्मोन होता है वो क्या करता है? सॉल्ट इम्बैलेंस को देखता है. सॉल्ट इम्बैलेंस होता है. और ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही क्या होती है? डाफिज्म होता है यानी कि बोनापन. अगर ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं होता तो क्या होता है? बच्चा छोटा बोना हो जाता है. ठीक है. तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3. ए का क्या होगा? 4th. बी का क्या होगा? 1. सी का क्या होगा? इट्स 2. डी का क्या होगा? इट्स 3. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड. क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम इसमें से किसको सेपरेट नहीं कर सकते. तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं बेटा. हार्वेस्टिंग सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, इम्प्योर सैंपल से बेटा सॉल्ट को निकालना क्रिस्टलाइजेशन से ही होता है. एलम को सेपरेट करना इम्प्योर सैंपल से बेटा ये भी क्रिस्टलाइजेशन से ही होता है. जिंक क्लोराइड और जो लीड क्लोराइड है बेटा इनके मिक्सचर को हम जब अलग करते हैं वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही करते हैं. मिथाइल अल्कोहल और पोटेशियम प्रेगनेट परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है बेटा इसको अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज नहीं होता बल्कि कौन सा यूज होता है? डिस्टिलेशन. कौन सा प्रोसेस यूज होता है? डिस्टिलेशन. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ टीचर इज डूइंग एन एक्टिविटी ऑन डेंसिटी. एक टीचर है बेटा डेंसिटी पे एक्टिविटी कर रही है. स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट अ स्टील स्पून सिंक्स इन वाटर. स्टूडेंट ने ऐसा देखा कि जो स्टील की स्पून है वो पानी में डूब जाती है लेकिन जो स्टील का बाउल है वो फ्लोट करता है. उसने स्टूडेंट से पूछा कि बाउल सिंक क्यों नहीं किया. व्हाट विल मेक इट हैपन, व्हाट विल मेक इट सिंक. ये सिंक कब करेगा, कैसे करेगा. Which of the following process skill is teacher trying to develop among her learners. तो कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पे टीचर बेटा डेवलप करने की कोशिश कर रही है अपने लर्नर्स के अंदर. तो वो बेटा कौन सा कर रही है? इन्फरिंग. कौन सा प्रोसेस कर रही है? इन्फरिंग. देखिए इन्फरिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ इंसान अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपनी जो पहले की नॉलेज है उसका यूज करके कंक्लूजन देता है या एक्सप्लेनेशन बताता है कि कोई चीज क्यों होगी. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर. ऑब्जर्विंग का मतलब होता है बेटा चीजों को बस ध्यान देना. जैसे बच्चों ने ध्यान दिया कि ऑब्जर्व क्या है, हम अपनी आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्पून तो सिंक हो गई बाउल नहीं हुआ. दिस इज ऑब्जर्विंग. हाइपोथेसिंग क्या होती है? इसमें हम टेस्टेबल स्टेटमेंट देते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले. ठीक है. और एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है बेटा हम एक्चुअली में टेस्ट करते हैं उन चीजों को. ठीक है. लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आएगा? इन्फरिंग आएगा. क्यों इन्फरिंग आएगा? क्योंकि यहाँ पे टीचर ने पूछा है कि ऐसा मैं यहाँ पे क्या करूं ये आप ये जो बाउल है वो डूब जाए. ठीक है. तो आपको अपने पूरा जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन देना होता है कि कोई चीज क्यों हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. French scientist Henri Becquerel was working on a phosphorescent material which glow in the dark after exposure to light. He believed that sunlight was the reason that the crystal would burn its image on the photographic plate. On a stormy day in 1896, he decided to leave it for few days and resume his experiment later. A few days later,
He took his crystal out of the darkened drawer. He noticed that image burned on the plate was fogged, which means that the crystal had still emitted rays despite the lack of sunlight. तो ये बेटा हमें साइंस के किस चीज के बारे में बताता है? क्या साइंस Science discovery can be serendipitous. Science is solitary pursuit. Scientific knowledge is tentative. Scientific science is procedural more than creative. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताते हैं बेटा, पहले हम पढ़ते हैं सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक फॉर्चुनेट डिस्कवरी करना एक्सीडेंटली, मतलब कोई चीज़ जब हम एक्सीडेंटली डिस्कवर करते हैं, जैसे कि न्यूटन्स ने किया था एक्सीडेंटली डिस्कवर कि जो आपका एप्पल है वो नीचे ही गिरता है, तो एक्सीडेंटली वो चीज़ हुई थी। ठीक है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपका साइंस के बुक में भी दे रखा है कि आपके जो दो पीपल थे, दो बच्चे थे, उन्होंने क्या करा था कि आपका जो लाइट करंट है उसको आलू में छोड़ दिया था, तो वहाँ ब्लैक स्पॉट आ गया, तो इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट था ना। तो जो चीज़ हमारी एक्सीडेंटली डिस्कवर होती है उसको बोलते हैं सेरेंडिपिशियस या सेरेंडिपिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, उसने एक्सीडेंटली ये चीज़ डिस्कवर करी ना क्रिस्टल वाली, तो यहाँ क्या है, साइंटिफिक डिस्कवरी कैन बी सेरेंडिपिशियस, यानी कि एक्सीडेंटली डिस्कवरी हो सकती है। मैंगल वॉस जो था, जो बैकरेल था, वो टेस्ट कर रहा था लाइट का, सनलाइट का इफेक्ट फॉस्फोरेंट मटेरियल पे, और जब क्लाउडी डे होगा तो उसने क्या करा, क्लाउडी डे की वजह से अपने मटेरियल को ड्रॉर में रखा, और उसने देखा कि अनएक्सपेक्टेडली कि जो उस प्लेट जो है जिसमें उसने रखा था वहां पे भी फॉगिंग हो रही है बिना किसी एक्सटर्नल लाइट सोर्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सना एंड प्रिया मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर थ्रू थर्मामीटर्स। थर्मामीटर की मदद से बॉडी टेम्परेचर वो मेजर करते हैं। सना रिकॉर्डेड हर बॉडी टेम्परेचर टू बी 98.6, जबकि आपका प्रिया ने रिकॉर्ड करा है अपना टेम्परेचर 38.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से बेटा स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो बॉडी टेम्परेचर ऑफ सना इज मोर देन दैट ऑफ प्रिया। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे फ़ारेनहाइट से आपका डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या चेंज करना हो, तो क्या रिलेशनशिप होती है? तो रिलेशनशिप होती है बेटा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, 9/5 इंटू आपका बेटा क्या है यहाँ 38.4, ठीक है, प्लस 32। तो बेटा आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 101 टू फ़ारेनहाइट। तो अब बताओ बॉडी टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? सना का 98.6 है और प्रिया का 101 है, तो बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रिया इज मोर देन दैट ऑफ सना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट वुड यू एसोसिएट विद द साइंटिफिक टेम्पर। आप कौन सी एट्रीब्यूट्स को बेटा साइंटिफिक टेम्पर के साथ एसोसिएट करोगे? साइंटिफिक टेम्पर मतलब एक ऐसा टेम्परामेंट, एक ऐसा दिमाग जो बेटा हमेशा साइंटिफिकली उस चीज के बारे में सोचता है। प्रिजर्वेंस इन कैरिंग आउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, creativity in coming up with the big problem to be investigated and break down in the smaller solvable part, very good. Skepticism towards non-scientific beliefs, commitment towards cultural preservation। तो साइंटिफिक टाइम पर बेटा हमारा इसके अंदर क्या क्या होगा? देखिए ये बात सही है कि हमें क्या करना है, कैरी आउट करना है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए बेटा, छोटी छोटी प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करना, और स्केप्टिसिज्म होना चाहिए बेटा, जो नॉन साइंटिफिक बिलीव्स हैं उनके उनके अगेंस्ट नहीं कहेंगे, उनके उनकी तरफ, ठीक है। ये कहते हैं कमिटमेंट टुवर्ड्स कल्चर, हमें कल्चरल को प्रिजर्व नहीं करना बेटा, अगर हम कल्चरल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देंगे तो हम साइंटिफिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, हमें सही स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट 1 है नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन ऑन अ मूविंग पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम। ये गलत है बेटा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बोलते हैं कि नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन,
हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए। अगर हमें अगर उसका मोमेंटम चेंज करना है, तो मोमेंटम चेंज करने के लिए बेटा मेरे पास मास या वेलोसिटी आपका किसी ना किसी का चेंज होना ज़रूरी है। यानी कि स्पीड चेंज, देखो मास चेंज हो नहीं सकता, तो चेंज क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी का चेंज होना आपका ज़रूरी है अगर हमें मोमेंटम के अंदर चेंज लाना है। और ये कहते हैं कि हम ज़ीरो ज़ीरो वर्क करेंगे, तो ये गलत है। टू चेंज द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अ नॉन ज़ीरो नेट फोर्स शुड एक्ट ऑन इट। ये सही है कि अगर मुझे पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करना है तो उस पर नॉन ज़ीरो नेट फोर्स हो सकती है। नॉन ज़ीरो नेट फोर्स कैसे हो सकती है बेटा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसमें नॉन जीरो फोर्स हमारा होगा, यानी कि आपका फोर्स आपका होना ज़रूरी है मोमेंट पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज करने के लिए। फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा बेटा, S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारे बच्चों को भी ये स्टेटमेंट वन नहीं समझ में आएगा। देखिए इन्होंने कहा है कि नॉन जीरो वर्क, यानी कि आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ऑन अ मूविंग पार्टिकल पे टू चेंज इट्स मोमेंटम। बेटा मोमेंटम सिर्फ हमारा इससे चेंज नहीं होता, डायरेक्शन के चेंज होने से भी मोमेंटम चेंज होता है। तो अगर आप एक सर्कुलर मोशन पे हैं, एक सर्कुलर मोशन पे है, तो बेटा वहाँ पे क्या होता है, मास भी सेम रहता है, वेलोसिटी भी सेम रहती है, लेकिन आपका क्या होता है, आपका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। तो इसमें नॉन जीरो वर्क जो बात है आपका वो गलत है बेटा। जीरो वर्क के साथ भी हो सकता है मोमेंटम चेंज। कंडीशन क्या है आपका, वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड लीस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस विद द सोसाइटी अमंग लर्नर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में विज्ञान के साथ समाज के संबंध की समझ का विकास करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। न्यूक्लियर एनर्जी पे डिबेट करना, ग्रुप प्रोजेक्ट करना लेटेस्ट डेवलपमेंट पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, कंसेप्ट मैप करना सोर्स ऑफ एनर्जी का, पोस्टर कंपटीशन ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू द वर्ल्ड। पोस्टर कंपटीशन करना कि कौन से इंडियन साइंटिस्ट ने कितना वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया। क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, लीस्ट सुटेबल बताना है वो डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस। साइंस और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको समझाने के लिए सबसे कम उपयोगी क्या है बेटा, सबसे कम उपयोगी है कंसेप्ट मैप ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोतों का अवधारणा मानचित्र। यानी कि हम यदि जब जानना चाह रहे हैं ना कि हमारे एनर्जी के सोर्सेज क्या है, तो उसमें हम बेटा साइंस और सोसाइटी को रिलेट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, what is the next question? The free ends of an electric circuit comprising a cell, a switch connected one by one to the wires A, B, C, D, which of these would produce the least amount of heat? सबसे कम हीट बेटा किस में प्रोड्यूस होगी? तो देखिए आप सभी को पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो लेंथ बाय एरिया। हम ठीक है, अब जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा सीधी सी बात है उसमें हीट का फ्लो कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका हीट का फ्लो ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं आप ये देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका वो होगा बेटा ज़्यादा फ्लो होना चाहिए। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। मैंने बेटा सिखाया था डाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड की साइट होता है। विली के पास लार्ज सरफेस एरिया होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड क्यों होता है। विली का अपना एक रोल है,
जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन क्यों हो रहा है उसके बारे में विली नहीं बता रहा। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजनिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? While discussing about the nature of science in his class, a teacher makes the following remark: a scientist is open minded. What does this remark highlight about the scientist? ये कहते हैं कि क्लास में टीचर एक रिमार्क देता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं। ये जो रिमार्क है इसका क्या नेचर है, मतलब क्या है, साइंटिस्ट के बारे में क्या हाईलाइट करना चाह रहा है टीचर? दे कॉन्स्टेंटली कम अप विद द न्यू आइडियाज, कि उनको नए नए आइडियाज आते रहते हैं। दे ऑल्सो कंसिडर आइडियाज विच गो अगेंस्ट देयर ओन आइडियाज, वो उन आइडियाज को भी कंसिडर करते हैं जो उनके आइडियाज के अगेंस्ट होते हैं। दे ओपनली शेयर देयर आइडियाज विद एवरीवन, वो सबके साथ शेयर करते हैं। या डू नॉट एग्री विद द अदर साइंटिस्ट, ये देखो ये कोई बात नहीं होती कि हम दूसरे, ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे साइंटिस्ट की शेयरिंग से खुश ना हो। ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है कि जो आइडियाज उनके पास आ रहे हैं, जो हमें मतलब जो साइंटिस्ट को ये लग रहा है ना कि यार ये नहीं हो सकता, वो उन आइडियाज को भी कंसिडर करते हैं, उन पे भी काम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ओपन माइंडेडनेस का जो मतलब क्या होता है बेटा, कि जो नए एविडेंसेस हैं या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उनको रिसीव करना, चाहे वो हमारे करंट बिलीव्स या पर्सनल हाइपोथेसिस से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ फीडिंग से है बेटा, कौन कैसे फीड करता है उससे है। तो देखिए, आपको पता है इन्फेंट क्या होता है बेटा, छोटा बच्चा होता है, तो इन्फेंट तो पक्का क्या करेगा बेटा, सकलिंग ही करेगा। ठीक है, यहाँ से तो कोई आपको डाउट है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका कॉकरोच। कॉकरोच कैसे करता है बेटा, कॉकरोच आपका बाइट करता है, च्यू करता है। ठीक है, उसके बाद हाउस फ्लाई क्या करती है, स्पॉन्जिंग करती है। और हमिंग बर्ड क्या करती है, सकिंग करती है। तो बेटा इसका आंसर होगा ए का थर्ड होगा, बी का सेकंड होगा। वेयर इज बी का सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसमैच्ड सेट। हमें बताना है कि मिसमैच सेट कौन सा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 used in coating board, gypsum, okay, used in dentistry, bleaching powder, CoCl2 used in laundry, slake lime। ठीक है, तो बेटा ये वाला पेयर तो देखो मिसमैच है, फॉर्मूला जो है ये गलत है। स्लेक लाइम का बेटा फॉर्मूला ये नहीं होता। स्लेक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा बेटा क्विक लाइम, ये जो फॉर्मूला है ये क्विक लाइम का है, दिस इज क्विक लाइम। और जो ये फॉर्मूला है दिस इज स्लेक लाइम। तो एक मिसमैच पेयर तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा बेटा जो हमारा मिसमैच पेयर है वो है जिप्सम का, क्योंकि जो जिप्सम होता है बेटा वो हमारा कहाँ यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। किसमें यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में या सीमेंट में, डेंटिस्ट्री में नहीं यूज होता। ठीक है, तो ये भी मिसमैच है पेयर वैसे तो, बट आपका क्वेश्चन क्या है, एक आपको चूज करना है। तो इसमें बेटा हम जो चूज करेंगे वो हम करेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 हम चूज करने वाले हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो वैसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज होता है जिप्सम, लेकिन कहीं कहीं डेंटिस्ट्री में क्या होता है ना, आपका पीओपी का भी यूज होता है छोटे छोटे मोल्ड्स बनाने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, ये गलत है बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए साइंस क्लास मिस्टर सुमित बॉट सम मटेरियल, इट वाज अ वाटर बॉटल। एक ग्लास लेके आए, थिक पेपर शीट लेके आए। उन्होंने कुछ वाटर ग्लास के अंदर डाला। ठीक है, वाटर ग्लास के अंदर पुट द थिक पेपर शीट ऑन इट, उसके ऊपर एक मोटी सी शीट रखी। स्लोली एंड केयरफुली ही इन्वर्टेड द ग्लास एंड रिमूव्ड हिज हैंड फ्रॉम देयर। उन्होंने धीरे से ग्लास को इन्वर्ट किया और वहां से हाथ हटा लिया। लर्नर वर सरप्राइज दैट पेपर हैड स्टक ऑन द ग्लास, वाटर वाज नॉट कमिंग आउट। तो लर्नर्स को ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जो पेपर है वो ग्लास से चिपक गया और पानी बाहर नहीं आ रहा। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि पेपर हैड ग्लू इनसाइड, कि पेपर के अंदर ग्लू था। कुछ ने कहा कि वो इसलिए स्टक हो गया क्योंकि वाटर जो था, पानी था इनसाइड, पानी की वजह से हो गया।
आपके अकॉर्डिंग व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस टास्क, इस टास्क को करने का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या था? Help the learners to understand that experiments are the principal root of scientific knowledge. लर्नर्स को ये बात समझाना कि साइंटिफिक नॉलेज का रूट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट से होके गुजरता है। लर्नर को एनकरेज करना टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन, ये तो पॉजिटिव है बेटा, कि अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने एक्सप्लेनेशन को कंस्ट्रक्ट करना। एनकरेज करना लर्नर की वो आस्क करे क्वेश्चंस। स्टूडेंट के पास बहुत सारी थ्योरी थी जैसे ग्लू वर्सेस वाटर, जो उन्होंने शोज दैट कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, उसके वजह से क्या हुआ, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आई। ठीक है, सो बेटा इसका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है कि बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट आंसर। देखिए ये भी ठीक है, लेकिन हमेशा एक्सपेरिमेंट्स नहीं ज़रूरी होते साइंटिफिक नॉलेज के लिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कुछ साइंटिफिक नॉलेज हमारे को एक्सीडेंटली भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, while preparing a dough for the bread, baking powder is added along with the yeast to facilitate fermentation. ये कहते हैं जब हमने ब्रेड के लिए डो बनाया तो बेकिंग पाउडर को ऐड किया गया ईस्ट के साथ ताकि फर्मेंटेशन हो सके। बेकिंग पाउडर एक्ट एज अ फूड फॉर ईस्ट, बेकिंग पाउडर जो होता है वो फूड का काम करता है ईस्ट के लिए। तो देखते हैं दोनों स्टेटमेंट के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट बेटा गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? जब हम ईस्ट और बेकिंग पाउडर को बेटा मिलाते हैं तो वो अलग अलग काम करते हैं। ईस्ट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन करता है, यानी कि CO2 प्रोड्यूस करता है। जबकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो एक केमिकल लिविंग एजेंट होता है जो कि मॉइस्चर और हीट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों आपका फर्मेंटेशन में एक साथ मदद करते हैं, बट ये नहीं है कि ईस्ट को बेकिंग पाउडर की वजह से ही वो करा गया। ठीक है, और ये कहते हैं बेकिंग पाउडर एक्ट्स एज फूड फॉर ईस्ट, नहीं बेटा, ईस्ट जो होता है वो शुगर और स्टार्चेस जो होते हैं हमारे फूड के अंदर, फ्लोर के अंदर, उस पर एक्ट करता है। बेकिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एसिड होता है, वो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देता ईस्ट की ग्रोथ में। तो बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। There was a battle. There was a battle that and living being on the earth were created by God. It's a battle or what? Belief, sorry. There was a belief that and living being on the earth was created by God. However, Darwin and Wallace came up with the idea that life forms evolved on the earth from previously existing form of life. ठीक है, हमें बताना है नेचर ऑफ साइंस, बेटा हमसे पूछा गया है, तो इससे हमें क्या पता चल रही है कि साइंस कैसी होती है, टेंटेटिव, कभी कुछ, यानी कि उसके अंदर प्रोग्रेशन आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज एन alternative conception that air contracts on heating. Which of the following strategy would you adopt to challenge this alternative conception? एक स्टूडेंट है, उसके दिमाग में एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है कि जो एयर है बेटा वो हीट होने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो आप वो इस स्ट्रैटेजी को चैलेंज करना है उसके ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन को, तो आप कैसे करोगे? आप बेटा कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच में एक्सप्लेन करोगे डिफरेंस। स्टूडेंट को एक एक्टिविटी करने के लिए बोलोगे जिसमें एक जो प्लास्टिक बॉटल है उसको बेटा हाफ फिल करना है बहुत ही कम हॉट वाटर से, उसे टाइट कैप करना है और उसे कुछ टाइम के लिए बाहर साइड में रखना है। फिर उस स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलेंगे या स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए बोलेंगे, ये तो हम देखो करेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर क्या, ask the student to attach a deflated balloon to the mouth of bottle containing air and place the bottle in the water bath containing boiling water and note down the observation. तो इसमें बेटा जो बेस्ट अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर 4, ये ज़्यादा ईजियर होगा, अब बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन टू फंगस, मोस एंड फर्न। बेटा कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इन सभी के अंदर, पता है आप सभी को? जल्दी से बता दीजिए। इट्स अ स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा होता है बेटा?
स्पोर फॉर्मेशन होता है, इनके जो स्पोर्स होते हैं एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही मॉइस्ट बेटा आपको मिलता है कोई चीज़, मॉइस्ट एरिया मिलता है, डाटा डिके मिलता है, तो ये वहाँ पे जाके अटैक करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद द वाटर। वाटर पे रिएक्शन के साथ बेटा हमें बताना है। रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ सबसे ज़्यादा बेटा वायलेंटली कौन सा रिएक्ट करेगा। उसके बाद स्टीम के साथ कौन सा करता है, और पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करता। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है बेटा, पानी के साथ जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, आपको बेटा रिएक्टिविटी सीरीज पता है। ठीक है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आपको ये पता होगा, देखिए जो सबसे नीचे के होते हैं, ठीक है, वो जो सबसे नीचे वाले आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि कॉपर, आयरन, सॉरी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसमें क्या आएगा बेटा, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तो देखो नहीं हो सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिएक्ट विद स्टीम्स ओनली, और देखो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कौन करेगा। कोल्ड वाटर के साथ बेटा जो सबसे ऊपर होता है ना, सोडियम पोटेशियम, ये सब करते हैं रिएक्ट। तो आपका बेटा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। स्टीम के साथ क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है, और कॉपर किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83। अगेन मैचिंग है ऑर्गेनिज्म की उनके एक्शन के साथ। ईस्ट का काम क्या है बेटा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। हम ईस्ट का काम किस में यूज करते हैं बेटा, ब्रेड को बेक करने में। उसके बाद बेटा प्रोटोजोआ हमारा क्या होता है, मलेरिया कॉज करता है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया कॉलेरा करता है, वायरस से क्या होते हैं, हमारे एड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा आंसर जो होगा, ए का 4, बी का 5, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बेटा कौन सा काम नहीं किया जाता। स्लज इज एक्सक्रैप्ड आउट एंड स्कीमर रिमूव्स द ग्रीस। वेस्ट वाटर एंटर अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। देखो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड बाय द क्लोरीनेशन। नहीं बेटा, chlorination is a disinfection step used to kill harmful bacteria and microbes before water is released. It does not remove inorganic impurities like nitrate and phosphate. Those are typically removed through specialized chemical precipitation or biological processes. So this is the wrong option. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नहीं रिमूव की जाती, बल्कि इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं बेटा, उन्हें रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। साइंस टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड बायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट। बिल्कुल करनी चाहिए बेटा, साइंटिस्ट की जब बायोग्राफीज इंक्लूड होगी तो बच्चों को एक रास्ता मिलेगा कि उन्हें किस तरीके से किस चीज़ की आपकी फाइंडिंग्स हुई है, उनकी डिस्कवरी का पता चलेगा, स्टूडेंट को इंस्पिरेशन मिलेंगी। नरेटिंग बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट को कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी बाय द यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड से। ये बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, बायोग्राफीज इंस्पायरिंग होती हैं, बात सही है, लेकिन जो आइडिया होता है सिंगल लीनियर यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड का, वो कॉमन में मतलब किसी भी डिस्कवरी को करने का बेटा एक यूनिवर्सल मेथड नहीं हो सकता। बाकी का स्टेटमेंट सही है कि इंस्पिरेशन मिलेगी, साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवरी करी वो सही है, लेकिन यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड यानी कि एक ऐसा मेथड जो सबने फॉलो करा है, ये गलत है। तो बेटा इसमें क्या होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, साइक्लोन से हमारा है क्वेश्चंस। इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के रिगार्डिंग बेटा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो साइक्लोन में क्या होता है बेटा, वार्म एयर राइजेस, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, और वहां पे क्या होता है बेटा, लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। Process A, galvanization to prevent rusting. Process B, electroplating of copper. Read the following statement and choose the correct option. ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पूछा है बेटा। गैल्वनाइजेशन
जब होता है प्लस्टरिंग को करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, दिस इज अ केमिकल चेंज। और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है बेटा, ये भी हमारे केमिकल चेंज में आती है। तो दोनों प्रोसेस ही मेरे क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं, इनमें से कोई भी फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ रेट ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, व्हाट विल बी द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो बेटा मैंने हमेशा बताया है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सो आंसर होगा नो चेंज। बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अगर सोर्स ऑफ लाइट मेरा सेम है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, सॉइल से आपका है आपका। क्लेई सॉइल कंटेन्स सैंड एंड सिल्ट। जो क्लेई सॉइल होती है उसमें बेटा सैंड एंड सिल्ट होती है। पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन लूमी देन क्लियर सॉइल। जो पानी जो बहता है बेटा वो जल्दी बहता है लूमी सॉइल में क्लेई सॉइल से। ठीक है, सैंडी सॉइल हैज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल। ओके, लूमी सॉइल कंटेन ह्यूमस। देखिए बेटा जो लूमी सॉइल है उसमें ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस होता है जो सबसे ऊपर की सॉइल होती है, और सबसे ऊपर सॉइल होती है हमारी क्लेई सॉइल। तो ये स्टेटमेंट तो डी तो एक मिनट, क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ओके, क्लेई सॉइल कंटेन्स सैंड एंड सिल्ट। परकोलेशन ऑफ वाटर is faster in loamy soil than clay soil. Okay, just wait.